किसी गांव में हरिस्मरण नामक एक निर्धन मनुष्य निवास करता था। दरिद्रता के साथ साथ उसका परिवार भी अति विशाल था। गरीबी के कारण वह अपने बच्चों का उचित भरण पोषण नहीं कर पाता था और उसकी पत्नी भी सदैव अस्वस्थ रहती थी। हरिस्मरण केवल निर्धन ही नहीं था, बल्कि मूर्ख भी था। वह अपढ़ था और अक्सर उसे एवं उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। हरिस्मरण को कोई कार्य भी नहीं आता था, इसलिए जहां भी वह कार्य मांगने जाता उसे कार्य नहीं मिलता। अपनी निर्धनता से तंग आकर एक दिन हरिस्मरण ने अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे कोई काम नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरिस्मरण अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे गांव में जा बसा। नए गांव में पहुंचकर हरिस्मरण वहां के एक सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? सेठ विचार करने लगा कि उसे एक नौकर की आवश्यकता है जो उसके अस्तबल में घोड़ों की देखभाल कर सके। सेठ ने कहा, तुम शरीर से तगड़े दिखते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम पर रखता हूं। और सेठ ने हरिस्मरण को अपना नौकर रख लिया और घर के पास ही रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। हरिस्मरण के पुत्र व्यापारी की गाय और घोड़ों की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर की सफाई और अन्य घरेलू कार्य करती थी। शीघ्र ही हरिस्मरण और उसका परिवार सेठ के घर में घुल मिल गया। एक दिन व्यापारी की पुत्री का विवाह था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। तब सेठ ने अपने नौकर हरिस्मरण से पूछा, सब कुछ तैयार है? सभी मिठाइयां थालियों में लगवा दी गई है? जी हुजूर, तैयारी पूरी है, हरिस्मरण ने उत्तर दिया। हरिस्मरण मन ही मन सोचने लगा कि आज उसे भी स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और वह अपनी जीभ को तृप्त कर पाएगा। आज मैंने बहुत मेहनत की है। निस्संदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें भी भोजन अवश्य करवाएंगे, उसने सोचा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारे बाराती और सेठ का परिवार खा पी कर सो गए और नौकरों का ख्याल किसी को नहीं आया। दुखी होकर हरिस्मरण ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट भोजन नहीं लिखा था। लगता है हमारी जीवा को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हरिस्मरण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं निर्धन और मूर्ख हूं, इसीलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करें, हमारे भी अच्छे दिन अवश्य आएंगे। काश मुझे भी कोई गुप्त विद्या आती जिससे लोग मेरा आदर करते। अचानक हरिस्मरण के मन में एक विचार आया और वह उठ बैठा। उसने अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे कुछ कहा और फिर रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से निकल गया। वह सीधा अस्तबल में गया और वहां से उसने एक घोड़े को खोला, वह घोड़ा जो दूल्हा लेकर आया था। हरिस्मरण ने उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद वह वापस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो पूरे घर में यह खबर फैल गई कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। ये बात सेठ के लिए बड़ी ही अपमानजनक थी। वह अपने जमाई से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सेठ ने क्रोध में आकर अपने सब नौकरों को बुलाया और कहा, जाओ, कोना कोना छान मारो और घोड़े को ढूंढकर लेकर आओ। सेठ के जमाई राजा ने कहा, इसका अब कोई भी लाभ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि चोर घोड़े को लेकर भाग चुके होंगे। तभी हरिस्मरण की पत्नी, जो वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, सेठ के नजदीक आई और बोली, हुजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान है। सेठ ने कहा, घोड़ों को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पति को तत्व का ज्ञान है और वह घोड़ों को ढूंढने में समर्थ है। आप उनसे क्यों नहीं कहते? जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं, तब तक वह अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। सेठ ने हरिस्मरण को बुलवाया और कहा, हरिस्मरण, कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी ज्ञान और शक्ति का प्रयोग करो। मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। हरिस्मरण ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सबने भर पेट स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन आप अपने नौकरों को खाना खिलाना भूल गए। आज जब आपको मेरी जरूरत है तो आपने मुझे याद कर लिया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हरिस्मरण, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद हरिस्मरण ने एक कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा।
वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वह कोई गणित लगा रहा हो। कुछ देर बाद वह सेठ से कहता है, सेठ जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाएं, आप उसे ले आइए। और फिर सेठ ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में उस स्थान पर भेज दिया जो हरिस्मरण ने उसे बताया था। कुछ देर बाद नौकर दूल्हे के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने मालिक से कहने लगे, सेठ जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां हरिस्मरण ने हमें बताया था। यह सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे हरिस्मरण को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है ये कोई बहुत बड़ा जची है जिसने अपनी विद्या से घोड़े का पता लगा लिया। फिर सेठ ने हरिस्मरण को काफी धन इनाम में दिया। अब हरिस्मरण पहले की तरह गरीब नहीं रह गया था। वह अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा था। साथ ही पूरे गांव में यह ख्याति फैल गई कि हरिस्मरण एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है। एक दिन की बात है, राजा के महल में मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धीरे धीरे चोरी होती जा रही है। आज जब मैंने जांच की तो कई स्वर्ण मुद्राएं कम थी। यह किसने किया है? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में हरिस्मरण नाम का एक आदमी है जो अपनी ज्योतिष विद्या के कारण बहुत प्रसिद्ध है और वह खोई हुई चीजों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपके रत्न चुराए हैं और कहां छिपाए हैं। राजा ने उसी समय हरिस्मरण को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक हरिस्मरण के घर पहुंचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने मुझे इसी समय महल में बुलाया है। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने कहा, सुनो, मेरे रत्न किसने चुराए हैं? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। हरिस्मरण मन ही मन में सोचने लगा, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैलाई और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं? अपनी जान बचाने के लिए हरिस्मरण कहने लगा, महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। मैं कल तक ही आपको बता सकूंगा कि आपके रत्न किसने चुराए और कहां छिपाए गए हैं। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक कमरे में रखा जाए और वहां पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। हरिस्मरण अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में जीवा नाम की एक दासी थी जो वास्तव में रत्न चुराने की अपराधी थी। वह अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़ी थोड़ी रत्न राजा के खजाने से चुराती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक प्रसिद्ध ज्योतिष आया है जो चोर का पता बताएगा तो वह घबरा गई। वह सोचने लगी, यह आदमी तो अंतर्यामी है, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं और फिर महाराज मेरा सिर काट देंगे। रात गहरी होते ही जीवा उस कमरे के बाहर गई जहां हरिस्मरण को रखा गया था। वह दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की बातें सुनने का प्रयास करने लगी। अंदर बैठा हरिस्मरण बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि यह मुसीबत उसकी खुद की ही लाई हुई है। न मैं अपने बारे में यह प्रसिद्ध करता कि मैं अंतर्यामी हूं और ना ही मैं इस मुसीबत में पड़ता। यह सारी मुसीबत मेरी इस जीवा के कारण है। जिस दिन मालिक के घर में बारात आई थी उस दिन यह जीवा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। हरिस्मरण बड़बड़ा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सब कुछ इस जीवा के कारण ही हुआ है। हे जीवा, तूने यह क्या कर दिया? तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्म का फल भोगेगी। बाहर खड़ी जीवा यह सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, हे भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है। अब मैं क्या करूं? सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इसकी सहायता मांगूं। दासी मौका पाकर हरिस्मरण के कमरे में घुस गई और उसके पैरों में गिरकर बोली, हे श्रीमान, मैं वही दुर्भाग्यशाली जीवा हूं जिसने राजा का धन चुराया है। हरिस्मरण पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, यह तो वास्तव में ही अद्वितीय है। क्या भाग्य है मेरा! निश्चित रूप से यदि किसी का भाग्य अनुकूल हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहां पर अपनी मूर्ख जीभ को दोष दे रहा था और असली चोर स्वयं ही मेरे चरणों में आ गिरा। वास्तव में गुप्त अपराध भयवश प्रकट हो ही जाता है। तभी वह दासी बोली, हे सज्जन,
यह थोड़ा सा स्वर्ण आपके लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे फांसी के फंदे से बचा लें। हरिस्मरण ने तत्काल ही सोच विचार कर लिया और बोला, हे धूर्त स्त्री, यहां से चली जा। मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। हे श्रीमान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्योंकि तूने मेरे चरणों में शरण ली है, इसीलिए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तेरे पास जितना भी धन है जो तूने राजा के खजाने से चुराया है, वह तू शीघ्र जाकर राजा के बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा दे और यहां से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर हरिस्मरण आराम से अपने कमरे में लेटकर सो गया। अगली सुबह राजा ने हरिस्मरण को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहां पर है? हरिस्मरण ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बाग में चलते हैं, मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा और उसके कुछ सिपाही, साथ में मंत्री, सभी मिलकर बाग में गए और फिर हरिस्मरण ने कहा, महाराज, उस अनार के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सैनिकों ने वह जमीन खोदी तो सचमुच वहां पर एक धन की पोटली निकली, जिसमें राजा के खजाने से चुराई गई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती मौजूद थे। हरि ने कहा, यह लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है, क्योंकि चोर वह धन लेकर भाग गए और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे दूसरे राज्य में जा चुके हैं। अपना धन वापस पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न था। वह कहने लगा, हरिस्मरण, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम्हें खूब सारा इनाम देना चाहता हूं। उसी वक्त राजा का मंत्री राजा को एक तरफ ले गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस आदमी पर शक है। क्या आप देख नहीं रहे कि यह व्यक्ति किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है? राजा ने कहा, यह लोगों की खोई हुई वस्तुएं ढूंढकर उन्हें वापस लौटाकर बड़े बड़े इनाम पाता है। वो तो बात ठीक है महाराज, परंतु मुझे लगता है कि यह किसी चोरों के गिरोह का सरदार है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, हम इसकी चाल को कैसे पकड़ सकते हैं? और फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ योजना समझाई। योजना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम बिल्कुल वैसे ही इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह वास्तव में ही अंतर्यामी है या फिर कोई ढोंगी। राजा हरिस्मरण के पास गया और कहने लगा, हरिस्मरण, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं, परंतु उससे पहले हम तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री एक बंद मटकी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। असल में मंत्री ने उस मटकी में बगीचे से ही एक मेंढक पकड़कर मटकी में बंद कर दिया था। राजा ने मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विद्वान, अगर तुम यह बता दो कि इस मटकी में क्या है, तो मैं तुम्हें कई गांव और इसके अतिरिक्त जो भी तुम मांगोगे वह इनाम में दे दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इसी वक्त यहीं पर बताना होगा कि इस मटकी में क्या है। हरिस्मरण सोचने लगा, अरे हरिस्मरण, तू तो आज मुसीबत में फंस गया। आज तो लगता है तेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। वह मन ही मन कह रहा था, आज मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने सभी प्रियजनों को याद कर लेना चाहता हूं। हरिस्मरण ने आंखें बंद की और सोचने लगा, मेरी प्यारी पत्नी, वह मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। मेरी माँ तो मुझे बहुत ही स्नेह करती थी। मेरे पिता, जिनके पास मैं कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूं, वह तो मुझे मेंढक का बच्चा कहकर पुकारते थे। अपने माता पिता और परिवार को याद करते करते हरिस्मरण बहुत ही भावुक हो गया। भावनाओं में बहते बहते वह जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। यह सुनते ही राजा और मंत्री चौंक पड़े। मंत्री ने तुरंत मटकी का ढक्कन हटाया और कहने लगा, महाराज, इसमें तो सचमुच मेंढक का बच्चा ही है। यह आदमी तो सच में एक अंतर्यामी है। वहां खड़े सभी लोग हरिस्मरण की जय जयकार करने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, हरिस्मरण, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। हरिस्मरण ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूं कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ना कहे। ठीक है हरिस्मरण, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने हरिस्मरण को खूब सारा धन दिया और उसे विदा कर दिया। उस दिन के बाद से हरिस्मरण अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।
पुराने जमाने की बात है। धर्मपुर नाम के एक गांव में कर्मवीर नाम का एक सुनार रहता था। उसका काम सिर्फ सोना बेचना ही नहीं, बल्कि अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ती तो वह अपना सोना उसके पास गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर पैसे भी दे देता था। एक दिन की बात है, मयूर नाम का एक आदमी सुनार के पास आया और कहने लगा, सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम मयूर है। मुझे अपने घर के खर्च के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आप सोना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। सुनार ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कर्ज के रूप में धन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी कोई भी कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है? मयूर बोला, सेठ जी मुझे यह बात पता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपने पुश्तैनी गहनों में से एक सुंदर हार लेकर आया हूं। आप इसे अपने पास गिरवी रख लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। ठीक है, दिखाओ तुम अपना पुश्तैनी हार, सुनार ने कहा। इसके बाद सुनार ने मयूर से वह गहने लेकर उनकी जांच करने लगा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि गहने असली सोने के बने हुए हैं, तो सेठ ने मयूर को कर्ज के रूप में कुछ धन दे दिया और फिर कहने लगा, देखो मयूर, वैसे तो मैं इतनी आसानी से किसी को धन नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच किसी मुसीबत में हो। बस इसीलिए मैंने यह हार गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे पास कर्ज चुकाने लायक पैसे हो, तो तुम ब्याज समेत मेरी रकम वापस करके अपने गहने ले जा सकते हो। तब तक ये गहने मेरे पास ही पड़े रहेंगे। ठीक है सेठ जी, आपने मेरी जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रकम आपको जल्द से जल्द मैं वापस कर दूंगा और अपने गहने ले जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं, मयूर ने कहा और फिर सेठ के पास अपने गहने गिरवी रखकर और कर्ज की रकम लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद जब मयूर के हाथ में धन आ जाता है, तो वह सुनार के पास अपने गहने वापस लेने के लिए उसकी दुकान पर गया। उसे देखकर सुनार कहने लगा, अरे मयूर, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम मेरा कर्ज वापस करने के लिए आए हो। जी हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जो धन मिलने वाला था वह मिल गया, इसीलिए मैं आपकी रकम वापस करने के लिए आया हूं और अपने गहने वापस ले जाना चाहता हूं। अच्छा, फिर तो तुम रुको, मैं तुम्हारे गहने लेकर आता हूं, सुनार ने कहा। सुनार ने एक पेटी में से मयूर के गहने निकाले और उसे थमा दिए। फिर जो रकम कर्ज के रूप में दी गई थी वह ब्याज समेत सुनार को लौटा दी गई। जो गहने मयूर को वापस किए गए, उन्हें देखकर मयूर के मन में कुछ संदेह पैदा होने लगा और वह सुनार से कहने लगा, सेठ जी, लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये गहने वह नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। मेहरबानी करके आप मुझे मेरे वाले गहने दे दीजिए। मयूर की बात सुनकर सुनार को कुछ गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, अरे भाई, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा? मैं किसी और के गहने तुम्हें क्यों देने लगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं है? चुपचाप अपने गहने लो और यहां से चलते बनो। सेठ जी, मैं सच कहता हूं, वो मेरे पुश्तैनी गहने हैं और उनके ऊपर मेरे दादाजी का नाम ही लिखा हुआ था। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह वो गहने नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। इन क्या कहा? गहनों के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन तुमने यह बात मुझे नहीं बताई। देखो, तुमने यही गहने मुझे देकर पैसे उधार लिए थे। जैसे तुम बता रहे हो, वैसा कोई भी गहना मेरे पास नहीं है। एक तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें कर्ज दिया और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। इस तरह से वह सुनार मयूर पर चिल्लाने लगा और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। मयूर बड़े ही दुखी मन से दुकान से निकलता है। रास्ते में वह एक दूसरे सुनार की दुकान में गया और कर्मवीर सुनार ने जो गहने उसे दिए थे उन्हें दिखाकर कहने लगा, मैंने एक सुनार से यह गहने लिए हैं। क्या आप इनकी जांच करके मुझे बता सकते हैं कि इन गहनों की क्या कीमत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बता सकता हूं। लाओ, दिखाओ तो वो गहने, दूसरे सुनार ने कहा। मयूर ने वो जेवर उस जौहरी को दे दिए। गहनों को अच्छी तरह से जांचने के बाद वह जौहरी कहने लगा, बेटा, यह गहने तुम्हें जिसने भी दिए हैं उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि यह गहने सोने के नहीं है, बल्कि यह तो नकली गहने हैं, बिल्कुल नकली। इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अरे भाई, बार बार देखने से नकली सोना असली तो नहीं बन जाएगा। यह सोना नकली ही है। जिसने भी तुम्हें यह दिया है उसे वापस लौटा दो।
जौहरी के ऐसा कहने पर मयूर को अब सारी बात समझ में आने लगी थी और उसे कर्मवीर सुनार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मयूर के असली गहने चुराकर नकली गहने उसे थमा दिए थे। मयूर उसी समय नगर के राजा के दरबार में हाजिर होता है। उसने कर्मवीर सुनार की शिकायत महाराज से करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम मयूर है और मैं एक मजबूरी के कारण अपने दादाजी के पुश्तैनी गहने कर्मवीर नाम के एक सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ धन कर्ज के रूप में लिया था। इसके बाद मयूर ने अपनी सारी आपबीती राजा को बता दी। महाराज ने उसी समय कर्मवीर सुनार को अपने दरबार में बुलाया और फिर उससे प्रश्न किया, कर्मवीर, यहाँ पर जो नौजवान तुम्हारी शिकायत लेकर आया है, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? कर्मवीर ने कहा, महाराज, न जाने कितने ही लोग अपने मुश्किल समय में गहने गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले जाते हैं, लेकिन इस नौजवान के अलावा आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। महाराज, जब उन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वे अपना कर्ज चुकाकर अपने गहने वापस ले जाते हैं। आप ही बताइए महाराज, अगर मुझे छल कपट ही करना होता तो मैं केवल इस व्यक्ति के साथ ही क्यों करता? महाराज कहने लगे, तुम जो कह रहे हो वह बात भी ठीक है। और फिर महाराज ने मयूर से कहा, मयूर, इस व्यापारी ने तुम्हारे साथ छल किया है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत या कोई गवाह है? मयूर कहने लगा, महाराज, जो गहने मैंने इन्हें दिए थे उन पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था और वह शुद्ध सोने के थे, लेकिन कर्जा चुकाने के बाद इन्होंने मुझे नकली गहने दे दिए। जब मैंने वह गहने दूसरे जौहरी के पास जांच करवाए तो उस जौहरी ने मुझे बताया कि वह गहने नकली थे, उन पर मेरे दादाजी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। अब आप ही बताइए महाराज, इसके अलावा और क्या सबूत दे सकता हूं? महाराज ने सुनार से पूछा, तो कर्मवीर, जैसा मयूर ने कहा है, क्या इसके गहनों पर इसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था? क्या यह सच है? सुनार कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गहने देते समय इसने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मैंने इस बात पर ध्यान दिया था। ऐसा लगता है कि किसी ने नकली गहने गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे, क्योंकि मैंने वही गहने वापस लौटाए हैं जो इसने मुझे दिए थे। मैंने इसके साथ कोई छल नहीं किया महाराज, बल्कि उल्टा इसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नकली सोना देकर इसने मुझसे कर्ज लिया। महाराज ने कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मयूर ने जो गहने गिरवी रखे थे वह असली हैं या नकली, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसीलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो। परिस्थितियों को देखते हुए महाराज ने बिना कोई फैसला लिए उन दोनों को वहां से जाने का आदेश दिया। महाराज की बात सुनकर सुनार तो बहुत ही खुश था और वह अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन मयूर अपने असली गहने खो देने के कारण बहुत ही दुखी मन से वहां से गया। उन दोनों के जाने के बाद महाराज ने अपने एक मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मंत्री जी, आज मैंने दरबार में इन दोनों लोगों का मामला सुना। उसमें मैंने कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन मुझे अनुमान लग गया है कि इन दोनों में से किसके साथ न्याय हुआ है और किसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे तो पूरी तरह से उस सुनार कर्मवीर पर संदेह है, वही बेईमान है। आपका इस बारे में क्या विचार है? मंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे पास इस समय किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सुनार पर संदेह क्यों है? महाराज बोले, मुझे सिर्फ संदेह ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वह सुनार ही असली अपराधी है, क्योंकि सुनार ने कहा था कि उसे नौजवान ने जो जेवर दिए थे वह नकली ही थे। लेकिन कोई भी सुनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती कभी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर उस नौजवान मयूर को सुनार के साथ धोखा करना ही होता तो वह कर्ज के रूप में ली गई रकम को ब्याज समेत वापस करने आता ही क्यों? अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित हो सकता है? इसीलिए मुझे पक्का विश्वास है कि सुनार ने ही उस नौजवान के साथ धोखेबाजी की है। लेकिन अब समस्या यह है कि इस बात का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है जो यह बात साबित कर सके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? मंत्री कहने लगा, महाराज, जिस प्रकार आप बता रहे हैं मुझे भी उस सुनार पर ही संदेह हो रहा है। यह भी हो सकता है कि सुनार ने इससे पहले भी कई लोगों के साथ छल किया हो। आप आदेश कीजिए, मैं सिपाहियों को भेजकर उस सुनार को कैद कर लेता हूं, फिर वही सारी सच्चाई बताएगा। नहीं मंत्री जी, अगर उसे इस समय कैद किया गया तो हम उसके अपराध को साबित नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके लिए हमें सुनार की वह पेटी बरामद करनी होगी जिसमें वह अपने सभी गहने सुरक्षित रखता है।
तो कुछ ऐसा किया जाए कि सुनार की वह पेटी हमारे राज दरबार तक पहुंच जाए, तभी हम उस सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। महाराज ने अपने मंत्री को सारी योजना बताई। सारी योजना जानने के बाद मंत्री कहने लगा, सचमुच महाराज, आपकी योजना के अनुसार यदि कार्य किया गया तो अवश्य ही वह बेईमान सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन मंत्री ने अपने एक सबसे भरोसेमंद सिपाही, जिसका नाम चंद्रशेखर था, उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुनो चंद्रशेखर, जो बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूं बड़े ही ध्यान से सुनो। यह कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें बिना किसी को भी बताए बड़े ही गुप्त तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। आप निश्चिंत रहे मंत्री जी, आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप बताइए तो सही कि मुझे क्या करना है। मंत्री ने एक कंगन चंद्रशेखर को देते हुए कहा, यह कंगन देखो, इसे तुम अपने पास रखो और एक साधारण आदमी का भेष धारण करके कर्मवीर सुनार के पास जाओ। किसी भी तरह से बहला फुसलाकर यह कंगन कर्मवीर सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ धन लेकर आओ। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, यह तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना भेष बदला और कर्मवीर सुनार के पास जा पहुंचा। सुनार से कहने लगा, सेठ जी, मैं एक बाहर गांव से आया हूं और यहां पर व्यापार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस कंगन के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। इस कंगन का मूल्य 5,000 से अधिक होगा। क्या आप इस कंगन को खरीदेंगे? सेठ कर्मवीर को संदेह होने लगा कि यह कंगन नकली है, इसीलिए वह कंगन को लेकर अच्छी तरह से जांच करने लगा। कर्मवीर को विश्वास हो गया कि सचमुच कंगन असली ही था, लेकिन उसे इस बात का भी संदेह हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। यह अवश्य ही कंगन को चोरी करके लाया है, यानी यह कंगन चोरी का माल है, इसीलिए यह कंगन मुझे कम से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। यह सोचकर कर्मवीर कहने लगा, भाई, मैंने इस कंगन की जांच कर ली है, लेकिन जितना तुम बता रहे हो यह कंगन उतना भी कीमती नहीं है। इसकी कीमत तो सिर्फ 1,000 ही है। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता। तुम्हें अगर बेचना है तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। सेठ जी, यह तो बहुत ही कम कीमत है। आप कम से कम मुझे 2,000 तो दे दीजिए। मुझे धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे कम भाव पर बेच रहा हूं। चंद्रशेखर के ऐसा कहने पर कर्मवीर सोचने लगा, 5,000 की कंगन के 2,000 मांग रहा है, मैं इसे और भी कम कीमत करवा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह चंद्रशेखर से कहने लगा, देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो। एक काम करो, तुम 500 और ले लो, यानी 1,500 में यह कंगन मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है सेठ जी, मुझे 1,500 ही दे दीजिए। मैं कंगन आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी में हूं। इसके बाद चंद्रशेखर धन लेकर वहां से चला गया। सुनार कर्मवीर ने उस कंगन को अपनी पेटी में रख लिया कि तभी वहां पर एक सिपाही आ पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। अचानक एक सिपाही को वहां देखकर कर्मवीर घबरा गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, बताइए। दरअसल बात यह है कि कल रात को राजमहल में गहनों की चोरी हो गई है। हमें संदेह है कि उस चोर ने चोरी का माल दुकानों में बेचना शुरू कर दिया है। हम नगर के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो जल्दी ही हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर कर्मवीर कुछ घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मेरे पास तो सिर्फ मेरे बनाए हुए गहने ही होते हैं। मैं किसी से भी चोरी का माल नहीं खरीदता। सिपाही कहने लगा, तो ठीक है महाशय, मैं आपकी वह पेटी देखना चाहता हूं जिसमें आप गहने रखते हैं। यह कहते हुए सिपाही ने कर्मवीर सुनार की गहनों की पेटी अपने कब्जे में ले ली। गहनों की पेटी खोलने पर कंगन उसी में मौजूद था। कंगन उठाकर सिपाही कहने लगा, अरे, यह तो वही कंगन है जो राजमहल से चोरी हुआ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते, फिर राजमहल का यह कंगन तुम्हारे पास कहां से आया? सिपाही की बात सुनकर सुनार समझ गया कि वह अब फंस चुका है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सिपाही उसे गरजते हुए कहने लगा, चलो, ये पेटी उठाकर मेरे साथ राजमहल चलो। अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे।
सिपाही, सुनार और उस पेटी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन वहां जाकर कर्मवीर सुनार ने देखा कि जिन जिन लोगों ने कर्मवीर से धोखा खाया था सभी वहां पर मौजूद थे, जिनमें से एक मयूर भी था। महाराज कहने लगे, हाँ तो सेठ कर्मवीर, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास यह कंगन कैसे आया। पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। अपनी पोल खोलती हुई देखकर कर्मवीर घबरा गया। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि पेटी में रखे हुए गहनों को बाहर निकाला जाए। जैसे ही गहनों को बाहर निकाला गया तो सबसे पहले मयूर ने अपने दादाजी के पुष्ट गहनों को पहचान लिया और कहने लगा, यही है मेरे असली गहने। जांच करने पर पता चला कि सचमुच उन गहनों पर मयूर के दादाजी का नाम लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त वहां पर मौजूद अन्य लोग जिन्हें सुनार ने धोखा दिया था वह भी आगे बढ़कर उन गहनों में से अपने अपने गहनों की पहचान करने लगे। अब सुनार कर्मवीर की पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह घबराकर महाराज से कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। असल बात यह है कि मेरे पास जो कोई भी कर्ज लेने के लिए आता था और अपने गहने गिरवी रख देता था, कर्ज लौटाने पर मैं उन्हें हूबहू वैसे ही नकली गहने बनाकर वापस कर देता था। इस तरह से मैंने इन सभी लोगों को धोखा दिया। जब लोगों को अपने साथ हुए इस छल का पता लगता तो वह मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन्हीं पर दोष लगाकर उन्हें वापस लौटा देता था। ये कंगन चोरी का कंगन है ऐसा मुझे अनुमान हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कम कीमत पर इसे खरीदा। इस तरह से कर्मवीर ने अपनी सारी बात महाराज को बता दी। इसके बाद महाराज कहने लगे, ध्यान से सुनो कर्मवीर, मुझे पहले से ही तुम पर संदेह हो चुका था, इसीलिए मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने एक भरोसेमंद आदमी को तुम्हारे पास वह कंगन लेकर भेजा था। उस कंगन को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुम फंस गए। महाराज, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं कर्मवीर, तुमने जो अपराध किया है वह कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कर दो, इसीलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। इसके बाद मयूर और बाकी लोगों को उनके असली गहने लौटा दिए गए और सुनार को कारागार में डाल दिया गया। मयूर और बाकी सभी लोग अपने असली गहने पाकर बहुत ही खुश थे। वे महाराज की जय जयकार करने लगे और राज दरबार से चले गए। पूरी प्रजा में जब यह बात पता चली तो सभी लोग अपने महाराज की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। शंभू का काम तो किसी किसी का माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, मगर वह सौदागर के नाम से विख्यात था। लोग उसे शंभू सुधाकर कहते थे। अब किसी को क्या पता था कि वह अपना माल बेचने आया है या किसी दूसरे कारोबार के सिलसिले में। देखने वाला उसे मालिक ही समझता था। शंभू भी हर एक के सामने यह वजाहत नहीं करता था कि वह अपना माल बेच रहा है या कमीशन पर दूसरों का। शंभू के पास माल बर्दारी के लिए एक सफेद रंग का खच्चर था। आपने खच्चर का नाम तो सुना ही होगा। यह घोड़ा और गधा का मिश्रण होता है। कुछ आधी घोड़े की तरह तेज दौड़ सकता है और ज्यादा वजन उठा सकता है, और कुछ गधी की तरह हठी होता है। कभी कभी जिद पर आ जाए तो रास्ते में ही अड़ जाता है। चाहे कितना भी मार लो, चलने का नाम नहीं लेता। यही आदतें शंभू के खच्चर काकों में भी थी, मगर शंभू को इसकी आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो उससे माल बर्दारी का काम लेता था और अपनी रोजी कमाता था। शंभू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसके खच्चर को खच्चर कहे। वह बातों ही बातों में खच्चर का नाम काको कर जाहिर कर देता था, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि इसका नाम काको है। काको बहुत अच्छा जानवर था, कम खाता था और कम पूरा करता था। यही वजह थी कि शंभू ने उसे अपने साथ रखा हुआ था। जब भी शंभू कारोबार से लौटता और कमीशन की याद आती तो वह पैसों में से काको के लिए अच्छा दाना भी लाता था। एक दिन शंभू किसी रेगिस्तान से गुजर रहा था कि उसने देखा कुछ सौदागर आपस में झगड़ रहे थे। शंभू उनके पास गया। उनमें से एक सौदागर ने कहा, अजनबी, क्या तुम हमारे बीच फैसला करोगे? शंभू ने पूछा, क्या मसला है जिसका तुम्हें मुझसे फैसला करवाना है? सौदागर ने बताया, हम में से एक की जड़ के पास सच्चे मोतियों की थैली थी जो वह दूसरे शहर बेचने के लिए लेकर जा रहा था। जब हम रात को सो गए और सुबह उठे तो वह थैली गायब थी। यकीनन वह थैली हम में से किसी ने चोरी की है, क्योंकि इस जगह कोई दूसरा व्यक्ति ना आया न गया। अब हमें चोर का पता लगाना है। शंभू ने सबके चेहरों को गौर से देखा और कहा, क्या तुम में से किसी के पास इत्र है?
दो सौदागरों ने इत्र की बोतलें निकालकर शंभू को दे दी। शंभू ने एक फेमस खाली कराया और उसमें अपने कदमों को ले गया। कुछ समय बाद वह वापस आया तो उसके हाथों में इत्र की दोनों बोतलें खाली थी। सब सौदागर हैरान थे। शंभू ने कहा, मेरे खच्चर में यह खूबी है कि वह चोर को पहचानकर शोर मचाने लगता है, लेकिन इसके लिए उसे इत्र पिलाना पड़ता है। सारे सौदागर इस बात पर हैरान थे, लेकिन वे देखना चाहते थे कि खच्चर कैसे चोर की पहचान करेगा। सबसे पहले जड़ ही को हम दिया गया कि वह अंदर जाए और काको को छू कर आए। जड़ ने ऐसा किया, लेकिन काको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अन्य सौदागर भी गए, लेकिन काको ने किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शंभू ने सबके हाथों को सूंघा। जब उसने 12वें व्यक्ति का हाथ सूंघा तो उसे शक हुआ। उसने उसे कतार से बाहर निकाल दिया और बाकी लोगों के हाथों को सूंघने लगा। शंभू ने 12वें व्यक्ति का हाथ पकड़कर सरदार के हाथ में दे दिया और कहा, यही चोर है। सारे सौदागर हैरान थे। सरदार ने पूछा, शंभू, अगर यही चोर है तो इसका सबूत क्या है? शंभू ने कहा, मैंने इत्र को खच्चर की गार्डन के चारों तरफ मल दिया था। जो चोर था उसने गार्डन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वह जानता था कि वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आई। सरदार ने चोर की तलाशी ली और सच्चे मोतियों की थैली उसके सामान से बरामद हो गई। सारे सौदागर शंभू का शुक्रिया अदा करने लगे और चोर को सजा दी गई और सबने मिलकर 20 अशर्फी प्यार से इनाम में दे दी। ससुर को साथ लेकर शंभू बहुत खुशी खुशी लौट रहा था। वह विशेष रूप से इसलिए प्रसन्न था क्योंकि उसने इसी तरह का वाकया किसी पुरानी किताब में पढ़ा था। इस अनुभव ने उसके ज्ञान में इजाफा किया और उसे काम आ गई। 20 अशर्फियों की संख्या ने शंभू के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। उसने सोचा, मैं कब तक लोगों का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक कमीशन पर लाता जाता रहूंगा? क्यों ना इन 20 अशर्फियों से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं। उसे व्यापार का तजुर्बा था, जो इस सोच को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। शंभू ने 20 अशर्फियों में से 15 अशर्फियों से गर्म कपड़े खरीदे ताकि वह इन्हें पड़ोस के शहर में बेच सके। वहां की ठंड बहुत ज्यादा थी और ये कपड़े आसानी से बिक सकते थे। इस प्रकार उसने अपने पैसे का बेहतर उपयोग किया और अपनी और अपने खच्चर काको की जरूरतें पूरी की। ईशा की नमाज के बाद शंभू ने काको को तैयार किया और गर्म कपड़ों को लादकर रवाना हो गया। उसे इतना तजुर्बा था कि वह इस समय अपने घर से चलकर सुबह के वक्त उस शहर में पहुंच जाएगा। रात भर यात्रा करने के बाद वे सुरक्षित उस शहर तक पहुंच गए। थोड़ा आराम करने और थकान उतारने के बाद शंभू बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में एक अजनबी ने उसे नमस्कार किया और जल्द ही उससे मोलभाव शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। उस व्यक्ति ने दूर से सलाम किया और पास आते ही शंभू से हाथ मिलाया। शंभू ने भी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अजनबी ने पूछा, क्या सामान लाए हो? शंभू ने बताया, तुम्हारे शहर में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए ऊनी कपड़े और अन्य गर्म कपड़े लाया हूं। अजनबी ने उत्सुकता से पूछा, जरा दिखाना, मैं इस बाजार में दुकान चलाता हूं। अगर मुझे सामान पसंद आया तो मैं सब खरीद लूंगा। शंभू ने फौरन कपड़ों को दिखाया। अजनबी को सामान पसंद आया और उसने पूछ लिया, सारे सामान के कितने दाम लोगे? शंभू ने कहा, अगर मैं इसे खुद बेचूं तो मुझे 100 अशर्फियां मिल सकती हैं। अजनबी ने प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हें 50 अशर्फियां अभी दे दूंगा। शंभू को यह प्रस्ताव सही लगा और उसने अजनबी को सामान बेच दिया। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। शंभू उस व्यक्ति को उसकी जरूरत का सामान लाकर देता और वह उसे अच्छे दामों पर खरीदता। इस प्रकार दोनों व्यापारी अमीर हो गए और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। शंभू अभी जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी, जबकि अजनबी की संतानें बड़ी हो चुकी थी। अजनबी ने शंभू की हालत जानकर उसे अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव दिया। शंभू ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी शादी हो गई। दोनों व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते रहे। वे किसी के पैसे का हक नहीं मारते थे और ना ही अपना हक छोड़ते थे। अगर कोई सामान खराब होता तो वे उसे तुरंत बदल देते। इसी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें मशहूर और हर दिल अजीज बना दिया। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। एक लोमड़ी थी। उसने अपने लिए झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगी। जाड़े का मौसम था। लोमड़ी का ठंड के मारे बुरा हाल था। ठंड से थर थर कांपने लगी।
वह गांव में अपने चूल्हे के लिए आग लेने गई। लोमड़ी ने एक बूढ़ी औरत के पास आकर कहा, दादी माँ नमस्ते, मुझे अपने चूल्हे से थोड़ी सी आग दे दो, कभी अवसर आने पर इस उपकार का बदला चुका दूंगी। लोमड़ी बहन बैठ जाओ, जरा सुस्ता लो, आग ताप लो, तब तक मैं कचौड़ियां बना लूं। बुढ़िया खसखस की कचौड़ियां बना रही थी, उन्हें चूल्हे से उतार उतार कर मेज पर रखती जा रही थी। लोमड़ी ने ताजी कचौड़ियों पर एक ललचाई नजर डाली और एक बड़ी सी कचौड़ी चुपके से उठाकर भाग गई। उसने कचौड़ी के भीतर भरे हुए खसखस के दाने बीन कर खा लिए और उसके अंदर भूसा भर दिया। फिर भागती हुई अपनी राह चल दी। वह दौड़ी चली जा रही थी कि रास्ते में उसे चरवाही छोकरे मिले। वे गायों के झुंड को पानी पिलाने के लिए नदी की तरफ हाँक कर ले जा रहे थे। नमस्ते छोकरो। नमस्ते लोमड़ी दीदी, यह कचौड़ी ले लो, बदले में एक बछड़ा दे दो। मंजूर है, लड़कों ने कहा, लेकिन इसे अभी न खाने लगना, जब मैं गांव से चली जाऊं तभी इसे खाना। खैर, अदला बदली हो गई। लोमड़ी ने बछड़े की रस्सी थामी और झट से जंगल की तरफ भाग निकली। लड़के कचौड़ी खाने लगे तो देखा कि वहां भूसा ही भूसा भरा हुआ है। उधर लोमड़ी झट से अपनी झोपड़ी पर पहुंची। उसने पेड़ काटा और अपने लिए बर्फ पर चलने वाली स्लेज गाड़ी बनाई। उसमें बछड़े को जोत कर चल दी। तभी एक भेड़िया उधर निकल आया। लोमड़ी बहन नमस्ते। भेड़िया भाई नमस्ते। अरे, ये बछड़े वाली स्लेज गाड़ी कहां से मिल गई? मैंने इसे खुद बनाया है। मुझे भी अपनी स्लेज पर बिठा लो। तुम्हें कहां बिठाऊं? तुम तो मेरी गाड़ी ही तोड़ दोगे। नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी पर बस एक पैर टिका लूंगा। ठीक है, रख लो। थोड़ा आगे चलने के बाद भेड़िए ने कहा, लोमड़ी बहन, क्या मैं दूसरा पैर भी रख लूं? भाई, तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ डालोगे। नहीं बहन, तुम्हारी गाड़ी टूटेगी नहीं। ठीक है, दूसरा पैर भी रख लो। भेड़िए ने अपना दूसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख लिया। इस तरह दोनों चलते रहे। अचानक चरचराने की तेज आवाज हुई। भाई, तुम तो मेरी स्लेज ही तोड़े दे रहे हो। नहीं लोमड़ी बहन, यह तो मैं दांत से अखरोट फोड़ रहा हूं। देखो, जरा ध्यान रखना। फिर वे आगे चल दिए। लोमड़ी बहन, क्यों ना मैं तीसरा पैर भी रख लूं? कहां पैर रखोगे? स्लेज टूट जाएगी, तब मैं लकड़ी किस पर ढोऊंगी? नहीं बहन, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो पैर रख लो। भेड़िया ने तीसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख लिया। फिर चरचराने की तेज आवाज हुई। अरे तौबा, लोमड़ी बोली। भाई, अब तुम मेहरबानी करके उतर जाओ, तुम मेरी गाड़ी का कचूमर निकाल दोगे। अरे बहन, तुम नाहक परेशान होती हो। मैंने तो दांत से अखरोट फोड़ा है, लाओ मुझे भी दो। खत्म हो गया, बस आखिरी बचा था। फिर वे आगे चलते रहे। लोमड़ी बहन, मुझे अब अपनी गाड़ी पर बैठ ही जाने दो। तुम ही बताओ कहां बैठोगे? वैसे ही मेरी गाड़ी चरचरा रही है, अब क्या उसे तोड़कर ही मानोगे? मैं बस हौले से बैठूंगा। ठीक है, तुम ही जानो। बस, फिर क्या? भेड़िया जैसे ही बैठा, स्लेज गाड़ी चरचराकर टूट गई। लोमड़ी ने उसे खूब बुरा भला कहा। जब उसे कोस कोस कर थक गई तो बोली, जाओ लकड़ियां चीर कर लाओ और नई स्लेज के लिए पेड़ गिराओ और उसे ढोकर यहां लाओ। मैं पेड़ कैसे गिराऊंगा? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि स्लेज के लिए कैसी लकड़ी चाहिए। तो यह बात है, स्लेज तोड़नी तुम्हें आती है, पर लकड़ी का इंतजाम करने में तुम्हारी अक्ल चरने चली गई। फिर उसे पहले की तरह कोसने लगी। जब कोस कोस कर खूब थक गई तो बोली, हाँ तो सुनो। जंगल में पहुंचने के बाद यह कहना, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़। यह सुनकर भेड़िया वहां से चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद वही बातें दोहराने लगा जो लोमड़ी ने बताई थी। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़, खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़, और पेड़ कटकर गिर पड़ा। पेड़ भी क्या था, टहनिया ही टहनिया। एक सीधी छड़ी तक न बने ऐसे पेड़ से स्लेज की पटरियों की तो बात ही दूर रही। ऐसा पेड़ भेड़िया उठा लाया था। उसे देखते ही लोमड़ी आग बबूला हो उठी। फिर क्या, शुरू हो गया उसे डांटने फटकारने का नया दौर। अरे, आखिर के दुश्मन तुझे जैसा मैंने बताया था उसे तूने सही सही न दोहराया होगा। मैंने तो लोमड़ी बहन वहां खड़े होकर यही दोहराया था, खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। मैं पहले ही जानती थी। भाई, तुम तो निरे काट के उल्लू हो। बैठ जाओ यहां, अभी मैं खुद पेड़ काट कर लाती हूं। और वह जंगल की ओर चल दी।
भेड़िए को बैठे बैठे भूख लगाई। उसने लोमड़ी के घर को छान मारा, वहां खाने के लिए कुछ न था। भेड़िया सोचता रहा, जुगाड़ बैठाता रहा। आओ फिर बछड़े को ही मारकर खा डाले और यहां से रफू चक्कर हो जाए। भेड़िया ने बछड़े की बगल में एक सुराख बनाया और अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर दिया। बीच की खाली जगह में उसने गौरैया भर दी और सुराख को फूस से ढक दिया और खुद 9-2-11 हो गया। घर लौटकर लोमड़ी ने नई स्लेज बनाई और उसमें बैठकर बोली, चल रे बछड़े चल। लेकिन बछड़ा अपनी जगह से ना हिला। लोमड़ी ने उसे चाबुक मारा। चाबुक मारते ही फूल का गुच्छा बाहर गिर पड़ा और फुर्र फुर्र करती गौरैया उड़ गई। अरे शैतान कहीं के, देखना कैसा सबक सिखाती हूं तुझे। लोमड़ी जाकर रास्ते में लेट गई। थोड़ी देर में मछेरे अपनी गाड़ी पर मछलियां लादे उधर से निकले। उन्हें आता देखकर लोमड़ी ने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि मर गई हो। मछेरों ने रास्ते में लोमड़ी को पड़ी देखा तो बोले, इसे भी गाड़ी में डाल लेते हैं, बेच देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लोमड़ी को गाड़ी में डालकर वे आगे बढ़ लिए। वे चलते रहे। इस बीच लोमड़ी ने एक एक करके मछलियां फेंकनी शुरू कर दी। जब ढेर सारी मछलियां फेंक चुकी तो खुद भी चुपके से खिसक ली। मछेरे अपनी गाड़ी हाँकते हुए बढ़ते चले गए। इधर लोमड़ी ने सारी मछलियों को बटोरकर एक ढेर बनाया और मजे से उन्हें खाने बैठ गई। इसी बीच वह भेड़िया भागता हुआ आया। नमस्ते लोमड़ी बहन। नमस्ते भेड़िए भाई, यहां तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी बहन, देखते नहीं मछलियां खा रही हो, मुझे भी दो ना। जाओ खुद ही मछलियां पकड़ लाओ। पर मुझे तो मछलियां पकड़ना नहीं आता। नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें एक छोटा टुकड़ा तक ना दूंगी। अच्छा तो मछली पकड़ना ही सिखा दो। और लोमड़ी ने मन में सोचा, ठहर जरा, तूने मेरा बछड़ा मार डाला, अब मैं तुझे बढ़िया सा इनाम दूंगी। तुम नदी पर जाओ, वहां लोगों ने पानी निकालने के लिए जो सुराख बना रखा है उसमें अपनी दुम लटका दो और वहीं बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे दुम हिलाते हुए यह कहते, जाओ छोटी बड़ी मछलियां आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियां आए मेरी दुम में फंसती जाए। बस यही बार बार दोहराते रहना, मछली तुम्हारी दुम में फंस जाएंगी। ऐसी बढ़िया तरकीब सुझाने के लिए धन्यवाद, भेड़िए ने कहा। झटपट भेड़िया नदी किनारे पहुंचा और बर्फ से जमी नदी पर सुराख ढूंढा और उसमें अपनी दुम लटकाकर मजे से बैठ गया। इस तरह धीरे धीरे दुम हिलाता हुआ लोमड़ी का सिखाया पाठ दोहराने लगा। छोटी बड़ी मछलियां आई मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियां आई मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी सरकंडे के पीछे से यह रट लगाती जा रही थी, धम 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 भेड़िए की दुम जाए, जम जम जम। जाड़ा तो कड़ाके का था ही, सब कुछ जमा जा रहा था। मछली पकड़ने के लालच में भेड़िए ने अपनी रट जारी रखी, छोटी बड़ी मछलियां आई मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी दूसरी ही रट लगा रही थी, धम 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 भेड़िए की दुम जाए, जम जम जम। इस तरह भेड़िया सुराख में दुम डाले बैठा रहा। लोमड़ी की चाल सफल हुई। आखिर सुराख का पानी भी जम गया और उसमें भेड़िए की दुम जकड़ गई। तब लोमड़ी भागकर गांव पहुंची। अरे लोगो, भेड़िया आया रे, अरे मारो भेड़िए को रे। गांव के लोग बल्लम, लाठियां और कुल्हाड़े लेकर नदी की ओर भागे। उन सब ने मिलकर भेड़िए को मार डाला। लोमड़ी आज भी मजे से अपनी झोपड़ी में रह रही है। पुराने जार के राज्य में मुझे मालूम नहीं कब एक राजा अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ रहा करता था। उनके 3 बेटे थे, तीनों नौजवान थे, तीनों बहादुर थे, इतने कि कोई उनकी बहादुरी का वर्णन नहीं कर सकता था। उन तीनों में से जो सबसे छोटा राजकुमार था उसका नाम था इवान जारेविच। एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपने अपने तीर कमान लो, अपने मजबूत कमान की डोरी खींचो और अपने तीरों को जाने दो। जिसके आंगन में तुम्हारा तीर जाकर पड़ेगा उसी घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सबसे बड़े जारेविच का तीर एक बॉयर के घर में जाकर पड़ा जहां स्त्रियां रहती थी। दूसरे जारेविच का तीर एक बहुत ही अमीर सौदागर के लाल छज्जे पर जाकर पड़ा जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। सबसे छोटे जारेविच इवान का तीर बदकिस्मती से एक दलदल में जाकर पड़ा जहां उसे एक टर्राती हुई मेंढकी ने पकड़ लिया। इवान जारेविच अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी,
मैं एक मेनकी से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या वह मेरे बराबर की है? नहीं पिताजी, निश्चित रूप से वह मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, तुमको तो अब मेनकी से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही तो तुम्हारी किस्मत है। इस तरह तीनों भाइयों की शादी कर दी गई। सबसे बड़े बेटे की बोअर की बेटी से, दूसरे बेटे की अमीर सौदागर की बेटी से और सबसे छोटे बेटे इवान की एक मेनकी से। कुछ समय बाद राज्य के राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह को मेरे लिए एक डबल रोटी बनाकर रखें। इवान घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मेनकी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, टर्टर, ओ मेरे प्रिय जारविच, इवान तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या आज महल में कोई खराब बात हो गई है? इवान जारेविच बोला, हाँ, खराब बात ही तो हो गई है। मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम कल सुबह को उनके लिए एक डबल रोटी बनाओ। जारेविच, तो मैं बिल्कुल चिंता न करो, तुम आराम से जाकर सो। सुबह का समय काली शाम के समय से ज्यादा अच्छा सलाहकार होता है। अपनी पत्नी की सलाह मानकर जारेविच सोने चला गया। जारेविच के जाने के बाद मेनकी ने अपनी मेनकी वाली खाल निकाल दी और अब वह एक बहुत सुंदर लड़की बन गई थी। उसका नाम था वासिलिसा। वह घर के बाहर निकली और उसने आवाज लगाई, ओ मेरी आयाओ और नौकरानियों, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफेद डबल रोटी बनाओ। बिल्कुल ऐसी ही डबल रोटी जैसी मैं अपने पिता की शाही महल में खाया करती थी। सुबह को जब इवान जारेविच मुर्गे की बांग के साथ सोकर उठा, और यह तो तुमको मालूम ही कि मुर्गे कभी अपनी बांग लगाने में देर नहीं करते, तो उसकी डबल रोटी तैयार थी। वह डबल रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी डबल रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती है। वह दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों और शहरों और किलों से सजी हुई थी, और अंदर वह बर्फ की तरह से सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी। पिता जार उसको देखकर बहुत खुश हुआ और जारेविच को खास धन्यवाद मिला। जार फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब एक दूसरा काम और है, तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से मुझे कल सुबह तक एक एक कालीन बनाकर दो। जारेविच इवान फिर मुंह लटकाए हुए घर आया तो उसकी मेनकी पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, टर्टर, ओ मेरे प्रिय जारेविच इवान, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस डबल रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? इवान जारेविच बोला, नहीं, उससे तो वह बहुत खुश थे, पर अब मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ। तुम चिंता न करो जारेविच, और सोने जाओ। सुबह का समय हमारी जरूर ही सहायता करेगा। यह सुनकर जारेविच इवान सोने चला गया। मेनकी फिर से वासिलिसा में बदली और बाहर आकर जोर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी आयाओ और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास मेरे एक नए काम के लिए आओ और मेरे लिए एक ऐसा रेशम का कालीन बनाओ जैसे कालीन पर मैं अपने पिता राजा के महल में बैठा करती थी। जैसे ही वासिलिसा ने यह कहा कि तुरंत ही उन्होंने उसके लिए रेशम का कालीन बना दिया। सुबह को जब मुर्गों ने बांध दी तब जारेविच इवान जागा और लो, वहां तो दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ था। एक ऐसा कालीन जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उस कालीन में चमकीले रेशम के तारों के बीच सोने चांदी के तार भी बुने हुए थे, और वह कालीन तो बस सिवाय तारीफ के और किसी काबिल था ही नहीं। जार पिता उस कालीन को देखकर बहुत खुश था और अपने बेटे को इतने सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने एक नया हुक्म जारी किया। जार पिता उस कालीन को देखकर बहुत खुश था और अपने बेटे को इतने सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने एक नया हुक्म जारी किया। अब की बार वह अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता था और इसके लिए उनको उन्हें अगले दिन पेश करना था। टर्टर, प्रिय जारेविच, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या किसी ने तुमको महल में कोई बुरी बात कह दी है? हाँ, बुरी बात तो कह दी है। मेरे पिता जार ने हम सबको यह हुक्म दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने ले जाकर पेश करें। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मेनकी धीरे से टर्राई और बोली, यह कोई बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, पर उससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो कि तुम अकेले ही जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज सुनो तो तुम उससे डर मत जाना। बस यही कहना, एक बदकिस्मत मेनकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। इवान राजी हो गया, हालांकि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जार के महल में उसके दोनों बड़े भाई
अपनी अपनी सुंदर चमकती हुई खुश बढ़िया कपड़े पहने पत्नियों के साथ पहले आए। दोनों ने आकर इवान जारेविच का बहुत मजाक बनाया, क्योंकि वह तो अकेला ही आया था। उन्होंने उससे हंसते हुए पूछा, भाई तुम अकेले क्यों आए हो? अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास उसको ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं था? तुम्हें ऐसी सुंदरता मिल भी कहां सकती थी? हम इस बात की शर्त लगाते हैं कि उसके पिता के पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और फिर वे हंसते रहे और फिर एक बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। सारा महल कांप गया। वहां बैठे सारे मेहमान डर गए। अकेला जारेविच शांत खड़ा रहा, फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेंढकी अपने बक्से में आ रही है। सबने देखा कि लाल पोर्च में 6 सफेद घोड़ों से जुटी हुई एक उड़ने वाली सुनहरी गाड़ी रुकी और उसमें से सुंदर वासिलिसा ने अपना हाथ अपने पति की तरफ बढ़ाया। इवान उसका हाथ पकड़कर उसको ओक की लकड़ी की बनी हुई भारी भारी मेजों की तरफ ले गया, जिन पर बर्फ की तरह से सफेद मेजपोश बिछे हुए थे और जिन पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लगे हुए थे, जो केवल परियों के देश में ही मिलते थे और वहीं खाए जाते थे। मेहमान लोग भी वहां खुशी से खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। वासिलिसा ने गिलास में से थोड़ी सी शराब पी और जो बाकी बची वह उसने अपनी बाहीं आस्तीन में डाल ली। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में डाल ली। दोनों बड़े भाइयों की पत्नी ने यह देख लिया तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब खाना खत्म हो गया तो सब लोग नाचने के लिए उठे। सुंदर वासिलिसा, जो वहां एक चमकता तारा लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। पहले वह अपने राजा जार के सामने झुकी, फिर उसने मेहमानों के सामने सिर झुकाया। उसके बाद अपने खुश पति जारेविच इवान के साथ नाचने लगी। नाचते समय वासिलिसा ने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कमरे के बीच में एक झील प्रकट हो गई, जिससे वहां की हवा ठंडी हो गई। फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। जार, वहां बैठे मेहमान, नौकर, यहां तक कि भूरी बिल्ली भी, जो वहां एक कोने में बैठी थी, वह भी सुंदर वासिलिसा की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। इवान के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो उसको देखकर बहुत ही जल रही थी। जब उनके नाचने की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बाईं आस्तीन हिलाई, जैसे वासिलिसा ने हिलाई थी, तो उन्होंने तो सारी तरफ शराब फैला दी। उसके बाद उन्होंने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से बजाय हंसों की उनकी हड्डियां निकलकर पिता जार के चेहरे पर जा पड़ी। इससे पिता जार बहुत गुस्सा हो गया और उसने उनको महल के बाहर निकाल दिया। इस बीच इवान जारेविच एक पल तो देखता रहा, फिर वह वहां से किसी तरह बिना किसी के देखे निकल गया। वह तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी की मेनकी की खाल ढूंढी और उसको आग में डालकर जला दिया। जब वासिलिसा घर वापस आई तो अपनी खाल ढूंढने लगी, पर वह उसको मिली नहीं तो वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति जारेविच इवान से कहा, ओ प्रिय जारेविच, यह तुमने क्या किया? अब तो मेरे लिए इस मेंढक की बदसूरत खाल पहनने का बहुत थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया था। वह समय पास ही था जब हम हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहते, पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा जिसका रास्ता कोई नहीं जानता, अमर कोष्ठी के महल का रास्ता। इतना कहकर वह एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। जारेविच इवान तो यह देख सुनकर बहुत जोर से रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ क्रॉस बनाया और किसी अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि यह सफर कितना लंबा था, पर चलते चलते एक दिन वह एक बूढ़े से मिला। उसने बूढ़े को सिर झुकाया तो बूढ़ा बोला, गुड डे ओ बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और किधर जा रहा है? जारेविच इवान ने उसको बिना कुछ छिपाए हुए अपनी बदकिस्मती के बारे में सब सच सच बता दिया। तो बूढ़ी ने पूछा, तो तूने उसकी वह मेनकी वाली खाल जलाई ही क्यों? यह तूने कितना गलत काम किया। अब तू मेरी बात सुन। वासिलिसा अपने पिता से भी ज्यादा अक्लमंद पैदा हुई थी। वह अपनी बेटी की अक्लमंदी से बहुत जलता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को 3 साल तक मेंढकी बने रहने का शाप दे दिया। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं। ले, ये एक जादू की गेंद ले। इस गेंद को अपने सामने फेंक देना और जिस तरफ यह जाए तू भी इसके पीछे पीछे चले जाना। जारेविच इवान ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई गेंद अपने सामने फेंक दी। अब जिधर को भी वह गेंद चली वह उसके पीछे पीछे चल दिया।
वह चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों वाले मैदान में निकल आया। वहां उसको एक भालू मिला, एक रूसी भालू। इवान जारेविच ने अपन तीर कमान लिया और उसको मारने ही वाला था कि भालू बोला, ओ दयालु जारेविच, मुझे मत मारो। कौन जानता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। इवान ने उस भालू को छोड़ दिया। वहां पर धूप में एक बतख उड़ी जा रही थी, एक सफेद प्यारी सी बतख। जारेविच इवान ने उसको मारने के लिए एक बार फिर अपना तीर कमान उठाया कि वह बतख भी बोल पड़ी, ओ भले जारेविच, मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। सो इवान ने उसको भी छोड़ दिया और आगे चल दिया। आगे चलकर उसको एक बड़ा खरगोश 51 मिला, तो जारेविच इवान ने उसको मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान निकाला कि तभी उसने कहा, मुझे मत मारो ओ बहादुर जारेविच, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी सहायता करूंगा। सो इवान जारेविच ने उस बड़े खरगोश को भी छोड़ दिया। अब वह फिर आगे चला तो वह एक समुद्र के किनारे आ गया। उस समुद्र के किनारे पर रेत में एक मछली पड़ी थी। मुझे उस मछली का नाम तो नहीं मालूम, पर वह एक बहुत बड़ी मछली थी और उस रेत पर पड़ी पड़ी मरने वाली हो रही थी। मछली इवान से बोली, ओ जारेविच, इवान मेरे ऊपर दया करो, मुझे इस समुद्र के ठंडे पानी में फेंक दो। जारेविच इवान ने ऐसा ही किया और समुद्र के किनारे किनारे आगे चल दिया। इवान के आगे चलती चलती गेंद इवान को एक झोपड़ी के पास ले आई। यह एक अजीब सी छोटी सी झोपड़ी थी जो एक छोटी सी मुर्गी की टांगों पर खड़ी हुई थी। इवान उसको देखकर बोला, इजबूशका। इजबूशका रूसी भाषा में इसका मतलब होता है छोटी झोपड़ी। इजबूशका, मैं चाहता हूं कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और लो, उस झोपड़ी ने तो अपना सामने का हिस्सा इवान के सामने कर लिया। इवान उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि उसमें तो एक जादूगरनी बैठी हुई है। वह जादूगरनी तो इतनी बदसूरत थी कि उसने इससे पहले कभी इतना बदसूरत कोई देखा नहीं था। उस जादूगरनी ने उसको देखते ही पूछा, ओ इवान जारेविच, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों? इवान गुस्से से चिल्लाकर बोला, ओ बूढ़ी बुरा करने वाली, क्या रूस ने तुझे एक थके हुए मेहमान से इसी तरीके से सवाल करना सिखाया है? बजाय इसके कि तू उसको कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी दे, तो उससे ऐसा सवाल कर रही है। वह जादूगरनी बाबा यागा थी। तब बाबा यागा ने जारेविच को बहुत सारा खाना दिया, बहुत सारा पीने को दिया और मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी दिया। जारेविच इवान यह सब करके ताजा हुआ। जल्दी ही वह बात करने के लायक हो गया, तो उसने उसको अपनी शादी की अजीब कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कि कैसे उसकी पत्नी उससे खो गई थी और अब उसकी बस एक ही इच्छा थी और वह थी उसको पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब मालूम है। आजकल वह अमर कोष्ठी के महल में है और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वह एक बहुत ही भयानक आदमी है। वह उसकी दिन रात रखवाली करता है और कोई भी उसे कभी भी नहीं जीत सकता। उसकी मौत एक जादू की सुई में है। वह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वह खरगोश एक बड़े बक्से के अंदर है। वह बक्सा ओक के पेड़ की डालियों के बीच छिपा हुआ है और वासिलिसा की तरह कोष्ठी इस ओक के पेड़ की भी दिन रात रखवाली करता है। इसका मतलब है कि किसी भी खजाने से ज्यादा। तब जादूगरनी ने इवान जारेविच को बताया कि वह ओक का पेड़ उसे कहाँ मिलेगा। सुनते ही इवान उधर की तरफ चल दिया, पर जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वह बड़ा नाउम्मीद हुआ। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे और अपना काम कहां से शुरू करे। लो, तभी उसका जानने वाला रूसी भालू वहां आ गया। वह पेड़ के पास पहुंचा और उसको जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखड़ते ही वह पेड़ नीचे गिर पड़ा और उस पर रखा बक्सा भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वह बक्सा टूट गया। बक्से के टूटते ही उसमें एक बड़ा खरगोश निकलकर भाग गया। तभी इवान ने देखा कि उसका दोस्त बड़ा खरगोश कहीं से आया और उसके पीछे पीछे भागा। इवान वाले बड़े खरगोश ने कोष्ठी वाले बड़े खरगोश को तुरंत ही पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। खरगोश के फटते ही उसमें से एक भूरी बतख निकलकर भागी और आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और गायब हो गई। पर इवान की सुंदर सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उसको मार दिया। उसके मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और वह अंडा समुद्र के नीले पानी में गिर पड़ा। यह देखकर तो जारेविच की जान ही निकल गई। अब वह उसमें से सुई कैसे निकालेगा, कैसे वह कोष्ठी को मारेगा और फिर कैसे अपनी सुंदर वासिलिसा को हासिल करेगा कि तभी उसने देखा कि वह बड़ी वाली मछली जिसको उसने समुद्र में फेंका था, समुद्र में से बतख का अंडा लिए चली आ रही है।
उसने अंडा लाकर समुद्र के किनारे की रेत पर फेंक दिया। इवान जारेविच ने तुरंत वह अंडा उठाया और उसे तोड़कर उसमें से सुई निकाल ली, जिस पर कोस्ची की जिंदगी निर्भर थी। उसी समय कोस्ची की सारी ताकत हमेशा के लिए जाती रही। इवान जारेविच उस सुई को लेकर उसके राज्य में घुस गया और उसको उस जादुई सुई से मार दिया। उसके एक महल में उसको सुंदर वासिलिसा भी मिल गई। वह उसको लेकर घर आ गया और फिर वे खुशी खुशी बहुत दिनों तक रहे। बहुत वर्ष पहले एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चरने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूं कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ, देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज को उत्तर देना, रानी शोभा ने कहा। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे मां के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई भी न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूं। आपकी लड़की ने मुझसे वायदा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूं। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वायदा किया है, वह बोली, तो उसे अपना वायदा अवश्य निभाना चाहिए।
रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करें। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूं, वह नवयुवक बोला। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने झपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो अब हो गया है, वह बोली, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गायें चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और भी सुनो। यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा मां की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता। इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए, वह तो अजगर के पेट में होंगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।